हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे B1 डिफिशियंसी की, थायमिन। ओके, ये मेरा दूसरा वीडियो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे B1 की, यानी कि थायमिन की। ठीक है, थायमिन एक जो है ये कोफैक्टर है जो 5 डिफरेंट एंजाइम एक्शंस में काम करता है। अगर B1 की डिफिशियंसी है तो वो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे और फिर उसके सिम्टम्स सामने आएंगे, जैसे कि फैटीग, लेथार्जी, लेजीनेस। ये बहुत कॉमन सिम्टम है, पूरे 5 एंजाइम एक्शन में भी ये दिखने को मिलता है। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि इसके एक्शंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं और ये कैसे हम दूर कर सकते हैं। हमारी बॉडी को B1 चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए। ये एटीपी कहते हैं इसको। एटीपी ये है हमारा सेल्स का एनर्जी बैंक। और ये सबको पता है कि B1 डिफिशियंसी बेरी जैसी बीमारी पैदा करता है। और ये बेरी जो है ना, और कई सारे बीमारियों को कॉपी करता है, मिमिक करता है, यानी कि कई सारे बीमारियां इससे सामने आते हैं। देखेंगे फंक्शंस ऑफ B1 क्या है। B1 एनर्जी में इन्वॉल्व है, सेल प्रोटेक्टिंग में इन्वॉल्व है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर है उसको ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल से बचाता है। B1 सेल को प्रोटेक्ट करता है ग्लाइकेशन से भी। ठीक है, ग्लाइकेशन क्या है? बेसिकली ग्लाइकेशन वो है जब हम शुगर और प्रोटीन या शुगर और फैट मिला के जब हम कुछ खाते हैं तो बॉडी में जाके ग्लाइकेशन एक्शन बनता है। तो B1 हमको वो ग्लाइकेशन एक्शन में मदद करता है, यानी कि उसके हार्मफुल इफेक्ट से हमको बचाता है। In this process of glycation, something called advanced glycation end products are formed. These are abbreviated as AGEs. And these end products make the collagen rigid, which means that it loses its ability. Collagen loses its ability and fail to perform as it should be. Like failure in keeping the skin firm and ultimately contributes to making us look older than we really are. So our body is having collagen in many areas of our body. So this collagen, when it becomes rigid, it will have an intense effect on our body, whole body, wherever it is, right? और B1 हमको बचाता है एमिलॉइड प्लैकिंग में, अल्जाइमर्स डिजीज में। ओके, तो एमिलॉइड प्लैकिंग से क्या होता है, हमारे ब्रेन में न्यूरल क्लॉग हो जाता है, प्रोटीन क्लॉग होता है और न्यूरल फंक्शन में प्रॉब्लम होता है। एमिलॉइड प्लैकिंग इज ड्यू टू शुगर ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर शुगरी प्रोसेस्ड ग्रेन्स, या फिर रिफाइंड फूड लेते हैं उससे, ट्रांस फैट्स, एस्पार्टेम, अल्कोहल एंड सर्टन फिश दैट आर हाई इन मर्क्यूरी। ये सारी चीज़ों से जो है ना एमिलॉइड प्लैकिंग बढ़ता है, यानी कि हमारे दिमाग पे असर करता है और यानी कि भुलाट की बीमारी वो सामने लेके आता है। कुछ फूड्स हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं और हैवी मेटल्स को बॉडी से निकालने में कारामद साबित होते हैं। जैसे कि ईटिंग फूड्स हाई इन विटामिन्स एंड मिनरल्स कैन हैव प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स फॉर दोज एक्सपोज्ड टू हैवी मेटल्स। तो हमको ज़्यादा भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स रिच फूड्स खाने चाहिए, यानी कि रॉ फूड्स जिसमें ये भरपूर मिलता है हमारे बॉडी को। ठीक है, तो हमारे बॉडी विल ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स। ये फूड्स हैं गार्लिक, टोमेटोज, probiotics such as my recipe I have a video shared already known as cabbage crunch. Okay, so link I am going to put it up, just watch that video also. I have a detailed video on that showcasing the benefits as well as the recipe. Okay, then again next is green tea and lemon water. All these are protecting us against the heavy metal toxicity. On severe toxicity, we may have to get a chelation therapy, which is a medical procedure. Let's see the functions of B1, that is thiamine, in cardiovascular system and nervous system. So हमारे हार्ट के फंक्शन में और नर्वस सिस्टम के फंक्शन में B1 कैसे कारआमद होता है देखेंगे। B1 डिफिशियंसी जो है ना हार्ट को एनलार्ज करता है, पल्स रेट बढ़ाता है, बॉडी में पानी को जमा करता है, जैसे कि पैर में सूजन आ जाना और पेट के अतराफ में सूजन आ जाना, स्पेशली एंकल्स में सूजन आता है इस केस में बिकॉज ऑफ माइक्रोवास्कुलर डैमेज। और नर्वस सिस्टम को स्टार्व करता है। ओके, नर्वस सिस्टम को उसका रिक्वायरमेंट नहीं मिलता, नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता उसको, नर्व्स को,
देन कॉजिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी, टिंगलिंग, बर्निंग, नमनेस, यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे पेरिफेरल एरियाज में होते हैं, पौंचों में, पंजों में, उंगलियों में महसूस होता है नमनेस और टिंगलिंग, ओके, चुमटियाँ जैसे महसूस होता है या सुई जैसे महसूस होता है, या फिर झुमझुमाहट महसूस होती है, ठीक है। जनरली कहने का मतलब यही है कि B1 डिफिशियंसी से हमारे नर्व्स को डैमेज होता है। और दूसरा पॉइंट है B1 जो है ना हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें भी वो इफेक्ट करता है। अब नर्वस सिस्टम जब हम कहेंगे, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में है, यानी कि पूरे बॉडी को ये कहीं ना कहीं बहुत सीवियर तरीके से इफेक्ट करेगा। दूसरा इसमें फंक्शन है लैक ऑफ टीयर्स, आंसू नहीं आते हैं बल्कि आंखें सूख जाती हैं। फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा निकलना या फिर पसीना नहीं निकलना, ये भी हो सकता है। और एंजाइटी, नर्वस टेंशन, ब्रेन फॉग, समझ में नहीं आता, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, जैसे कि अब हम एक्सरसाइज करने जाते हैं या वॉकिंग करने निकलते हैं तो मन नहीं करता, हम लेथार्जी महसूस करते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है ना। इसी इंटॉलरेंस जैसी चीज़ महसूस होती है, नो एनर्जी टू एक्सरसाइज, ओके। देन फिर नींद नहीं आना रातों में, और स्लीप एपनिया जिसको कहते हैं, डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, ठीक है, रात में सांस लेने में परेशानी होती है, सांस नहीं ले पाते तो फिर नींद भी नहीं आएगी। गैस्पिंग फॉर एयर जैसा महसूस होता है, हवा लेने में तकलीफ महसूस होती है। कुछ और भी कंडीशंस हैं जैसे पैनिक अटैक, नाइटमेयर। और B1 से मैं बोला शुरू में ही, हमको फेटिग महसूस होता है, सुस्त महसूस होता है, लेजीनेस महसूस होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज जैसे हाशिमोटोज है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ओके, इनमें भी B1 लेने से हमको बेहतर महसूस होगा। और B1 ऑल्सो विल हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ लैक्टिक एसिड। B1 डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में लैक्टिक एसिड जम जाता है, ओके, विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेटाबॉलिज्म, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि हमारे सेल्स में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उससे ये बाई प्रोडक्ट निकलता है या कचरा निकलता है, जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। और B1 डिफिशियंसी की वजह से ये लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी से बाहर नहीं आ पाता। इसको मेडिकल में नाम दिया गया है लैक्टिक एसिडोसिस। डायबिटिक पेशेंट्स में यह देखा जाता है कि वो मेटफॉर्मिन लेते हैं और उसका एक साइड इफेक्ट है लैक्टिक एसिडोसिस, ओके। इसका मेन रीजन है B1 डिफिशियंसी, ओके। B1 डिफिशियंसी है तो लैक्टिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता, तो फिर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और उसको नाम दिया गया है लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो फिर वही मैं बताया आपको, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सांस नहीं ले पाते, सांस है लेकिन हमको ऐसा लेना पड़ता है, सांस की कमी महसूस होती है, सीना फूलता नहीं है, सांस अंदर जाती नहीं है, ओके, तो ये प्रॉब्लम महसूस होती है। फिर रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस होते हैं, कानों में इन्फेक्शन होना, एक्सेस ईस्ट्रोजन स्पेशली ईस्ट्राडायोल होना। B1 डिफिशियंसी से हमको जो है ना लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है। B1 है तो फिर टॉक्सीमिया जैसी सीरियस परेशानी से भी हम बाहर आ सकते हैं। अगर B1 डिफिशिएंट है तो फिर चाइल्ड बर्थ में माँ को और बच्चे को दोनों को प्रॉब्लम महसूस होती है, दोनों को प्रॉब्लम डेंजर हो सकता है। इतना ही नहीं, B1 जो है ना बीटा सेल्स, जो हमारे पैंक्रियाज में बीटा सेल्स है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी इफेक्ट करता है। सो विदाउट B1 हम एक्चुअली इंसुलिन बना नहीं पाते। वी आर नॉट गोइंग टू मेक इनफ इंसुलिन अगर हमारे पास B1 डिफिशियंसी है तो। ये स्टडी हैज सजेस्टेड दैट थायमीन थेरेपी मे हैव अ फ्यूचर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। अदर कंडीशंस और हैं जैसे चिंतित महसूस होना, फीलिंग एंग्शियस, और बेचैनी महसूस होती है, नर्वसनेस और स्ट्रेस, तनाव महसूस होता है, और हमको बर्दाश्त करने की सलाहियत या कैपेसिटी कम हो जाती है। इसके बावजूद जो है ना रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है, हाथ के उंगलियों में जो है ना ब्लूनेस महसूस होती है, स्पेशली जब हम ठंड में या ठंडे पानी में काम करते हैं या ठंड में एक्सपोज होते हैं हाथ हमारे, तो फिर ये हमारे टिप्स, फिंगर टिप्स, ऊपर के 1-2 डिजिट्स जो है ना पूरे ये ब्लूइश कलर हो जाते हैं। इसको रेनॉल्ड्स फिनोमिना कहते हैं, वो होता है। फिर मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह में नॉजिया, वॉमिटिंग जैसे होना, हाइपर सेंसिटिविटी टू सर्टन ओडर, यानी कि किसी एक किस्म की खुशबू से या किसी भी प्रकार के स्मेल से जो है ना एलर्जी जैसी महसूस होना, है ना, ये चीज़ें
महसूस होती हैं। हार्ट रेट का ज़्यादा होना, पैरों में स्वेलिंग होना और सांस नहीं ले पाना, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बावजूद जो है ना हमको चक्कर आ जैसा होता है, पॉट्स जिसको कहते हैं हम, और फीलिंग डिजी व्हेन वी स्टैंड अप। जब बैठे हुए हैं तो खड़े होते हैं तो फिर हमारा सर चकराने लगता है, या फिर ऐसे भी खड़े हैं तो फिर वो चक्कर महसूस होती है। तो ये है B1 डिफिशियंसी की वजह से। उसके अलावा फॉरगेटफुलनेस, याद नहीं रख पाते, दिमाग कमज़ोर होता है और कंसंट्रेशन में कमी महसूस होती है, कुछ भी काम कंसंट्रेट करके नहीं कर पाते हम लोग। फिर निस्टैग्मस जैसी एक शिकायत होती है, आंख अपने जो है ना फोकसिंग में नहीं रह पाती, आंख हमारी डांसिंग करते रहती है, हमारी पुतली जो है ना राइट लेफ्ट ऐसा चलते रहती है, तो इसको हम निस्टैग्मस कहते हैं। ये हो पाता है। फिर सही चाल भी नहीं चल पाते, ओके, टेढ़ी बिंगी चाल हो जाती है हमारी। ये सारे चीज़ें जो है ना सीवियर केसेस ऑफ B1 डिफिशियंसी में देखने को मिलती हैं। अगर छोटे बच्चों में B1 डिफिशियंसी हो गई तो इसको उनका डेथ भी हो सकता है। इसको SIDS कहते हैं, SIDS, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ओके, ये सांस नहीं ले पाने की वजह से नींद में वो बच्चे ऐसे ही मर जाते हैं। तो सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, तो बच्चा छोटा है, उसको क्या पता है ना, तो उसकी मौत हो जाती है। फिर चलिए अब देखेंगे हम कि B1 डिफिशियंसी होती क्यों है बॉडी में। पहला है कि शुगर्स ज़्यादा खाने की वजह से। या जब हम शुगर ज़्यादा खाते हैं, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर डायरेक्ट शुगर या शुगरी जूस, सिरप्स वगैरह, जो पैक्ड जूसेस हैं, इसमें जो है ना शुगर बहुत होता है। तो ये चीज़ें खाने से B1 डिफिशियंसी होती है। B1 डिफिशियंसी हमको कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, इवन इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो हमको शुगर्स खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स लेने से हमको बचना चाहिए जितना हो सकता है उतना। दूसरा है बीवरेजेस लाइक टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, इसमें भी थायमिन डिफिशियंसी क्रिएट करता है। इसके अलावा जो है ना दवाई जैसे लैसिक्स, मेटफॉर्मिन और एंटासिड्स, ये तो दवा के साथ एंटासिड देते ही हैं, और मेटफॉर्मिन शुगर के लिए यूज़ करते हैं, लैसिक्स जो है ना हार्ट केसेस में यूज़ करते हैं, और मेटफॉर्मिन में भी शुगर कंडीशन में भी लैसिक्स यूज़ करते हैं। तो इससे भी जो है ना ये पेशाब ज़्यादा होता है, तो फिर बॉडी में से B1 डिफिशियंसी हो जाती है, पानी से B1 निकल जाता है, तो फिर B1 इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, तो वो पेशाब के जरिए एक्सक्रीट हो जाता है। दूसरा, शुगर हमको पैक्ड फूड्स में मिलता है, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोस या हाई फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप जैसे एडेड शुगर्स वगैरह है जो पैक्ड और रिफाइंड प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, तो उससे भी हमको गुरेज करना चाहिए, लेने से परहेज करना चाहिए खाने से। देन वी विल बी फाइन। पैक पे देखना पड़ेगा, पीछे कंटेंट्स लिखे होता है, कंटेंट्स में आपको मिलेगा डेक्सट्रोज कितना है, एडेड शुगर कितना है, या फिर HFCS हाई फ्रुक्टोस कॉर्न सिरप लिखा होता है। तो ये भी जो है ना हमको देख के पैक खरीदना चाहिए, बल्कि पैक्ड फूड्स ना खरीदे तो बेहतर है, नेचुरल खाइए, अच्छे रहिए। द मोर कार्ब यू कंज्यूम, कार्बोहाइड्रेट्स, the more B1 you need to metabolize the carbs, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए भी B1 की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जितना आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो फिर उतना ही फिर B1 भी लगेगा उसको मेटाबोलाइज करने के लिए। और फिर हमको कार्बोहाइड्रेट इंडियंस तो इतना खाते हैं, या फिर सभी खाते हैं, फॉरेन में भी उनका तो फास्ट फूड है ही है, आप ब्रेड बटर जाम वगैरह के सिवा खाते नहीं है कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे भी B1 डिफिशियंसी बहुत जल्दी हो जाती है। व्हाइट राइस में जो है ब्राउन पार्ट निकाल देते हैं, जो ब्राउन पार्ट राइस का होता है उसमें B विटामिन होते हैं, B1 भी उसी में होता है। जब हम पॉलिश करके उसको वाइट कर देते हैं राइस को, तो फिर वो B1 सारा हम निकाल के फेंक देते हैं, और फिर जो चावल हम खाते हैं उसमें भी B विटामिन भी नहीं रहते और B1 भी नहीं रहता, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमको फिर खा के फायदा नहीं है, तो B1 डिफिशियंसी हो जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि B1 जो है ना हीट प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाता है, पैस्चराइजेशन या फिर कुकिंग प्रोसेस में B1 डिस्ट्रॉय होता है। B1 ही नहीं बल्कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन C और B विटामिन्स, B1 तो बोला मैं, फिर B2 राइबोफ्लेविन, फिर B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पेरिडॉक्सिन, फोलिक एसिड B9 और साइनोकोबालामिन B12, ये सारे भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं पकाने के प्रोसेस में हीट से। और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ADEK, ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। जितना रॉ में मिलता है उतना हमारे बॉडी को नहीं मिलता, वो पकाने के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर आप उसको पका रहे हो। हाई फ्लेम पे अगर बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो जो कम हो रहा है वो तो कम रहेगा नहीं, पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। और फिर मिनरल्स ये भी रिड्यूस होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये भी जो है ना हीट से कम हो जाते हैं।
और फिर उम्र के साथ साथ भी B1 डिफिशिएंट होता है बॉडी में, ठीक है। जैसे उम्र बढ़ती है B1 भी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। और फिर डायबिटिक पेशेंट्स ये भी B1 डिफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स लेने वाले, जैसे टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, मैं बोला शुरू में, ये ज़्यादा अगर लेंगे तो फिर B1 डिफिशियंसी हो जाएगी। ये देखा गया है कि 3 कप कॉफ़ी पीने वाले जो है ना, उनको 5 से 10 गुना ज़्यादा बी विटामिन लेना पड़ेगा दूसरे लोगों के मुकाबले में। यानी कि जो कॉफ़ी नहीं पीते उनके मुकाबले में 5 से 10 गुना B1 डिफिशियंसी उनके बॉडी में हो जाती है। और जो जिसका लिवर डैमेज है, सिरोसिस लिवर है या फैटी लिवर है या किसी भी प्रकार का लिवर डैमेज है, तो फिर वहाँ पे भी B1 अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ऐसा हो कि हमारे बॉडी में B1 डिफिशियंसी होती है। और हमारे पेट में स्टमक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड जो है, ये अगर कम है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी B1 अब्जॉर्ब नहीं होगा। B1 हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होने के लिए स्टमक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी पेट में जो है, या गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं इसको, इसका सही लेवल में होना वो बहुत ज़रूरी है। ओके, वो कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्रैम्पिंग होता है, हार्ट बर्न महसूस होता है, खय महसूस होती है, एसिड रिफ्लक्स यानी कि जो खाए हैं वो फूड पाइप से वापस आए जैसा लगता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और फिर पेट में या आंतड़ियों में यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है, और स्टूल्स में अनडाइजेस्टेड फूड ऐसे ही निकल सकता है। ओके, डाइजेस्ट नहीं हो पाता फूड। ये सारी चीज़ें हैं स्टमक एसिड कम होने के सिम्टम्स। तो पहले स्टमक एसिड को हमको लेवल करना पड़ेगा। जब स्टमक एसिड अच्छा है तो फिर हमको B1 अब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो फिर स्टमक एसिड कैसे हम बढ़ाएंगे, एक तो आपको 10 ml रॉ एप्पल साइडर विनेगर, ओके, 10 ml रॉ एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करके उसको खाने से पहले पीना चाहिए। लंच से पहले और डिनर से पहले पीजिए। उसके बाद में सलाद खाइए, उसके बाद में आप अपना खाना खाइए। तो ऐसा होके ये जो है ना हमारे पेट में एसिड की कमी को फिलअप करेगा। और खाना जो खाते हैं ना, हम उसको अच्छी तरह से चबाना चाहिए। ओके, जो नॉर्मली हम फूड खाते हैं उससे डबल ट्रिपल हमको जो है ना चबा के खाना पड़ेगा, जब जाके वो अब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी। खाना मुंह में ही उसको ज़्यादातर एसिमिलेशन बोलते हैं इसको, एसिमिलेट होगा, फिर बॉडी में जाएगा तो पेट में जाएगा तो आसानी होगी हजम करने के लिए। तीसरा है सिट्रस फ्रूट और सैलड हमको खाना पड़ेगा। यह मैं शुरू में हर बार बता ही रहा हूँ कि सैलड हमको खाने से पहले खाना चाहिए। तो ये हमको जो है ना स्टमक एसिड के लेवलिंग में काम करेगा। और फोर्थ पॉइंट है इसमें कैबेज क्रंच। ओके, मैं आपको बोला कैबेज क्रंच यानी कि प्रोबायोटिक, वो खाना चाहिए, हर खाने के साथ खाना चाहिए। मेरा वीडियो चेक कीजिए आप, आई बटन में डाला हूँ ऊपर, यू कैन टेक अ लुक इन दैट, हाउ टू प्रिपेयर कैबेज क्रंच एंड द बेनिफिट्स ऑफ कैबेज क्रंच, ठीक है। तो ये मदद करेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा, क्योंकि ये 100 गुना बेहतर है दूसरे प्रोबायोटिक से। ये कैबेज क्रंच बहुत आसान है बनाने में, बना के रखिए और उसको रेगुलरली यूज़ कीजिए। दैट इज़ गुड टू कीप योर स्टमक एसिड लेवल इंटैक्ट। पांचवा तरीका है कि जिंजर हमको चाय में डाल के पीना चाहिए, या फिर क्रश जिंजर करके पानी के से फिल्टर करके उसको पीना चाहिए। ओके, सो क्रश जिंजर विथ वाटर एंड और जिंजर इन टी will also help us a bit in the digestive process because ginger is having lot of carminative qualities, ठीक है। वो था एसिड की कमी और उसकी भरपाई कैसे करेंगे। अगर वो पेट में एसिड बराबर है तो फिर हमको जो है ना हमारी B1 अब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी। और एक पॉइंट है अल्जाइमर डिजीज, यानी कि अगर B1 की कमी होगी तो फिर हमको याद रखने में भी परेशानी महसूस होती है। डिमेंशिया कहते हैं इसको, डिमेंशिया सिम्टम्स आते हैं और याद नहीं रख पाते। यानी कि हमको देखा गया है स्टडीज़ में कि जिनको यानी कि अल्जाइमर डिजीज़ वालों को जब थायमीन थेरेपी देते हैं तो उनकी याददाश्त काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है, ये देखने को मिला है, ठीक है ना। और दूसरा फिर है हार्ट फेल्योर केसेस में सीवियर थायमीन डिफिशियंसी में कॉज हार्ट फेल्योर, ओके, जिसको वेट बेरी कहते हैं। बेरी के दो वेट और ड्राई बेरी है, ये हार्ट फेल्यूर केस आता है वेट बेरी में, और नर्वस सिस्टम का आता है ड्राई बेरी में, ठीक है ना। और डिप्रेशन है, लो लेवल्स ऑफ थायमीन कॉज डिप्रेशन। और B1 डिफिशियंसी हो सकता है दवाई खाने की वजह से। ओके, मेडिकेशन में ऑल्सो लीड टू B1 डिफिशियंसी। एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स ये B1 को डिप्लीट करते हैं बॉडी में। एंटी कन्वर्जेंट्स
जैसे हेडांटोइन डेरिवेटिव्स है जो दिमाग के लिए लेते हैं लोग, जैसे फिनेटोइन है या फिर फॉस्फेनिटोइन, ये दवाई लेने से भी B1 डिफिशिएंट होता है। और साथ में कैल्शियम, फॉस्फेट, B9 और विटामिन डी और K वगैरह सारा डिप्लीट होता है। और हार्ट की मेडिकेशन लेने में भी जैसे डिगॉक्सिन है या डिजिटॉक्सिन है, तो ये भी जो है ना B1 को डिफिशिएंट करता है और साथ में मैग्नीशियम और पोटेशियम को भी डिप्लीट करेगा। हार्ट की बीमारी और शुगर की बीमारी वाले जो है ना डाययूरेटिक्स लेते हैं, पेशाब के जरिए बॉडी में से वेस्ट को निकालने के लिए मदद करेगा डाययूरेटिक्स। तो डाययूरेटिक्स लेने वाले भी जैसे फुरोसिमाइड है या टोरेसिमाइड है और भी हैं दूसरे कैटेगरीज, ये लेने से जो है ना सब कुछ यानी कि बॉडी में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, B1 ये सारा जो है ना एक्सक्रीट होकर बॉडी में विटामिन की डिप्लीशन होती है, बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी क्रिएट करता है ये सब। चलिए अब देखेंगे हम कि क्या खाने से हमको B1 की भरपाई होगी बॉडी में। ठीक है, तो हमको लेना चाहिए सी फूड, बीफ, पोल्ट्री, चिकन, ऑर्गन मीट, लिवर, किडनी वगैरह, फिश, एग्स। ओके, ये नॉन वेज आइटम्स हो गए। और वेजिटेरियंस ले सकते हैं होल ग्रेन, रात में भिगा के सुबह में रॉ खाने से अच्छा फायदा मिलेगा। और लेग्यूम्स जैसे ब्लैक बीन्स के लेग्यूम्स और सलाद में इंक्लूड कीजिए। और होल व्हीट, न्यूट्रिशनल ईस्ट या बेकर्स ईस्ट, नट्स जैसे सनफ्लावर सीड्स हैं और फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन पीस, चिकपी चना और स्पिनाच। ओके, ये सारी चीज़ें जो है ना वेज की कैटेगरी में है। ये भी भरपूर हमको विटामिन B1 प्रोवाइड करता है, जिसे थायमिन कहते हैं। सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, ऑरेंजेस, बनाना, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, फिग्स, वाटरमेलन, कीवी, मैंगो, एप्रिकॉट, बेरीज, एवोकाडो, ग्रेप फ्रूट, ये सारा सब कुछ फ्रूट्स में सीजनल फ्रूट्स जो भी है खाइए, उसमें हमको भरपूर B1 मिलेगा। बॉडी में B1 की रिक्वायरमेंट है 1.2 मिलीग्राम पर डे, ये RDA है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। 1.2 मिलीग्राम पर डे फॉर एडल्ट मेल या 14 साल के बाद में इसका रिक्वायरमेंट है, और लेडीज़ को 1.1 मिलीग्राम है। इंपॉर्टेंट बात मैं बताया इस सेशन में कि विटामिन B1 जो है ना हीट से कुकिंग प्रोसेस में और पैस्चराइजेशन प्रोसेस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो जब हम सी फूड की बात कर रहे हैं, बीफ की, पोल्ट्री की, ऑर्गन मीट की, फिश की, ये सारे चीज़ों की बात की है, ये कच्चा तो नहीं खा सकते, ठीक है ना। और जब हम इसको पका के खाएंगे तो इसमें B1 जो भी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमको B1 मिलेगा नहीं, ये समझने वाली बात है। एग्स खाने चाहिए, एग्स हमको हाफ बॉयल करके खाना चाहिए। और एग योक में जो है ना ज़्यादातर B विटामिन्स होते हैं। एग योक, तो उसको अंडे को ऐसे ही फोड़ के डालिए, वो नीचे वो सफ़ेदी पक जाएगी, वो जर्दी ऊपर की ऐसे ही रहेगी, तो उसको ऐसे ही कच्चा कच्चा खाइए तो अच्छा रहेगा। ओके, ट्राई ईटिंग दिस हाफ फ्राइड एग्स विच विल गिव यू लॉट ऑफ थायमिन। तो डेली 3 अंडे खाने से आपको 6% डेली वैल्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट मिलेगा, 6%। ओके, 1.2 mg पर डे का 6%। और इसी तरह मैं और बताऊंगा कि जो है ना लेग्यूम्स, ब्लैक बीन्स हाफ कप खाने से रात में भिगने डाल के सुबह खाइए, तो इसमें 27 to 30% डेली वैल्यू मिलेगा। और सनफ्लावर सीड्स में क्वार्टर कप सनफ्लावर सीड्स खाने से 47% डेली वैल्यू भरपाई होगी इसकी। और फ्लैक्स सीड 25 ग्राम लेने से 34% डेली वैल्यू पूरी होगी। ग्रीन पीज में 11% और चने में 20%, कितना 50 ग्राम्स को। ओके, ग्रीन पीज भी 50 ग्राम्स और चना भी 50 ग्राम्स लेने से डेली वैल्यू 11% और 20% पूरी होती है। और स्पिनाच के पालक में आपको 14% डेली वैल्यू मिलेगी 10 पत्ते खाने से तकरीबन। ओके, 1 कप कहते हैं इसको, 1 कप में 10-12 पत्ते आते हैं, तो इतना लेने से 14% की भरपाई होगी। फ्रूट्स है, बनाना में एक मीडियम साइज बनाना में 3% या फिर बड़ा बनाना है तो 5% डेली वैल्यू मिलेगी। देन वाटरमेलन सीजन में खाए तो 150 ग्राम लेने से 4% वैल्यू मिलती है। मैंगो में 4% मिलेगी, एक बड़ा मैंगो खाने से 4% डेली वैल्यू मिलती है। तो इस प्रकार आपको देखना है। और ऑरेंजेस, इंपॉर्टेंट ऑरेंज है, 10 ऑरेंज खाने से 1.1 मिलीग्राम
और 12 ऑरेंजेस खाने से 1.2 मिलीग्राम, यानी कि 100% डेली वैल्यू पूरी हो जाएगी। अगर आप 10 से 12 ऑरेंजेस खाते हैं तो उसका जूस भी पी सकते हैं। तो मैं ये डेली वैल्यूज़ जो बताया इसका एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, दोबारा देख के इसकी लिस्ट बना लीजिए, बना के 100% हुए जैसा आप अपनी लेवल में बनाइए। हर रोज़ तो सब चीज़ नहीं खा सकते, लेकिन ये जब ये वैल्यू आपके सामने रहेगी तो फिर आप कैलकुलेट करके उसको बना सकते हैं, कैलकुलेट करके कौन सा कितना खाने से आपको 100% हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन करके आप डेली B1 की भरपाई कर सकते हो। यानी कि B1 जिसका डिफिशिएंट है, वो जो सिम्टम्स में बताया वो सिम्टम्स हैं तो ये कीजिए, वरना आप ऐसे ही सलाद वगैरह खा सकते हो, सीजनल फ्रूट खा सकते हो। मैं जो नॉर्मल डाइट आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल खाने का तरीका जो बता रहा हूँ वो आपको करना चाहिए। सुबह में फ्रूट्स खाइए, ब्रेकफास्ट में और कुछ भी नहीं खाइए, और दोपहर में लंच और डिनर से पहले आपको एक सलाद की प्लेट बना के भरपूर तरीके से खाइए। इससे सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको डिफिशियंसी है तो फिर वो डिफिशियंसी के सोर्सेस आपको खाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ें हीट से डिस्ट्रॉय होती हैं या रिड्यूस होती हैं वो मैं बताया हूँ, तो उसको कम पकाइएगा या फिर उसके कच्चे सोर्सेस खाने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक वी विल हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, विटामिन सारे हमारे बॉडी में रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे। अगर बीमार पड़ेंगे भी तो बॉडी उसको झेलेगी, जूझेगी, नो प्रॉब्लम, हमको ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। मेरा नाम है नवीद, मैं हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, फाउंडर वेलनेस वर्थ। ओके, तो मेरे वेबसाइट पे जाइए www.wellnessworth.com। अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है या कमेंट्स करने हैं तो आप लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा, या फिर यहाँ पे भी आप कमेंट्स में कर सकते हो। लिंक्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, और फिर आई बटन्स में भी मैं डाला हूँ, वो भी आपको देखिए वीडियोस जो डाला हूँ। उसके अलावा भी किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है या फिर लॉन्ग टर्म सिकनेस है कोई, तो उनको बताइएगा, लेट देम कांटेक्ट मी, हमसे राब्ता कायम करेंगे तो हम उनको न्यूट्रिशन बता के देंगे। न्यूट्रिशन से आदमी ठीक होता है, सप्लीमेंट से नहीं, ये समझना चाहिए। सप्लीमेंट में आपको लाइव नहीं मिलेगा, सिंथेटिक सोर्सेस हैं वो, लाइव आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लाइव खाने से, लाइव फ्रूट खाने से, लाइव वेजिटेबल खाने से। भैया इसको समझिए बात को, और अपनी सेहत बनाइए, सेहत से रहिए। स्टे सेफ टिल वी मीट नेक्स्ट।